देखो, सुबह की सैर बहुत अच्छी रहती है, उस टाइम कफ बढ़ा रहता है और वो कम भी होता है, सैर करते हैं। लेकिन शाम को जो खाना खाने के बाद की सैर कह रहे हो, वो नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ 100 कदम तक ही हमें चलना चाहिए। उससे ज़्यादा चलते हैं तो फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और भी बहुत सी बीमारियां भी लगती हैं। तो वेट कम करना है तो आयुर्वेद कहता है हमें खाना 2 बार ही खाना चाहिए, यानी कि सुबह और शाम को। बस आजकल जो 3 टाइम खाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। दोपहर का नहीं खाना चाहिए मतलब कि टेंशन आज के समय में ना एक डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई जी। एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बीमारी ही नहीं समझते मेरे ख्याल से। हालांकि जितनी भी इंसान को बीमारियां लगती हैं वो एक टेंशन उनका मेन कारण है, नहीं। तो टेंशन दूर करने के लिए अगर आपके पास भी कोई पेशेंट आते हैं या कोई घर में भी उनको उपाय दे सकते हैं। जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो सिर्फ मुंह की ओरल हाइजीन तक है, और जो दातुन रहती है अलग अलग, उसका पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत डीप साइंस है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सेठी सिंह और आप देख रहे हैं म्यूज़िक मूवी टीवी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बख आर्टिस्ट हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो कलाकार होते हैं वो आपके रूबरू करते हैं। तो आज मैं पहली बार एक नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो डॉक्टरी लाइन में मेरा ये पहला वीडियो है। सेहत की, तंदुरुस्ती की हम सलाह लेंगे। हम अभी फतेहाबाद में हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया जी, आयुर्वेद का जो डॉक्टर हैं। तो मैं जो आम मेडिसिन वगैरह डॉक्टर की एक है और जो आयुर्वेद का डॉक्टर हैं, इनमें फ़र्क क्या है पहले तो ये बताओ हमें। देखो, फ़र्क तो अलग अलग पैथी होती है, जैसे एलोपैथिक है, अलग है। जो आयुर्वेदा है वो शुरू से ही, सनातन काल से ही आ रहा है। इसमें हम दोष मतलब वात पित्त कफ के ऊपर ये काम करता है। मूलभूत शरीर की जो प्रकृति होती है हमारी, तो इसमें हम दोषों को देखते हैं। जैसे किसी के शरीर में कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। इसका किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से लेते हैं तो वो जड़ से खत्म हो जाता है। जैसे कि आजकल कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे नजले की दिक्कत है, लोगों को बनी रहती है, एंटी एलर्जी, उसका कोई इसमें इलाज नहीं है दूसरी पैथी के अंदर, तो उसका आयुर्वेदा में जड़ से इलाज है। ऐसी और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो ये जड़ पे काम करता है आयुर्वेद, रूट कॉज। मेडिसिन, जो दूसरी मेडिसिन होती है ना, वो वैसे जल्दी ठीक कर देती है। हालांकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, जहाँ आप देसी दवा को खाते हो, थोड़ा देरी से काम करती है। उसका कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है भी आयुर्वेदिक मेडिसिन देरी से काम करती है। ये होता है भी पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आया है। अगर शुरुआत में पेशेंट आता है तो विद इन 7 डेज उसको रिजल्ट मिलता है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जिसका और कहीं इलाज नहीं है, और उसमें भी वो 10-15 दिनों के अंदर इलाज मिल जाता है। लेकिन वही आपको जो मैंने कही भी, पेशेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेट होके आता है, फिर वो सोचता है भी एकदम से ही मैं ठीक हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये चीज़ रहती है जी। तो मैम, दवाइयाँ ना ही इंसान को खानी पड़े, तंदुरुस्ती रहे इंसान, है ना। तो सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम बात करें अगर, तो सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, कोलगेट यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं उसको, मतलब करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में पूरा डेली रेजिमेंट, पूरी दिनचर्या बताई गई है, हर सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया गया है। तो जो आप कह रहे हो भी ब्रश, उसके में भी आता है आयुर्वेद में, दातुन नाम से आता है कि दातुन करनी चाहिए। ब्रश से बेटर दातुन का कॉन्सेप्ट है। उसमें अलग अलग, जैसे नीम से करनी चाहिए, बबूल से करनी चाहिए, खद्दर से करनी चाहिए, अलग अलग किस बीमारी में किससे करनी चाहिए वो तक लिखा हुआ है। तो दातुन बेस्ट रहता है, इसका है। हाँ जी। तो वैसे अगर लोग बोलेंगे कि हम दातुन वगैरह हम ना करते नहीं हैं गांव में, तो हम गांव में रहते हैं, हमारे वहाँ भी नहीं करते हैं लोग, पंजाब में भी। तो मैं राजस्थान में देखता हूँ ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अभी भी, है ना। तो वो लोग कहीं ना कहीं तंदुरुस्त भी हैं और दांतों की मजबूती भी है उनकी। तो इसके नुकसान क्या क्या हैं हम अगर कोलगेट वगैरह कोई टूथपेस्ट यूज़ करते हैं? देखो, नुकसान वो नहीं कह सकते हम इसमें, मतलब आयुर्वेद के फ़ायदे हम बता सकते हैं, उसको भी हम नकार नहीं सकते। वो ये सिर्फ रहता है कि दांतों की सफाई तक है जो अपना पेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक जो मंजन वगैरह आते हैं, जो ये मैंने नीम वगैरह का बताया है, तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें कहा है कि जो सुबह हमारे शरीर में कफ बढ़ा रहता है, तो जो हम नीम की तिक्त रस वाली यूज़ करते हैं, या वो दोषों पे भी काम करती है वो, तो वो मुंह की और भी पूरे शरीर पे उसका एक्शन होता है। जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो सिर्फ मुंह की ओरल हाइजीन तक है, और जो दातुन रहती है अलग अलग, उसका पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत डीप साइंस है जी। क्योंकि असल में ये भी है ना कहीं कोई ना कोई तो केमिकल उसमें यूज़ होता ही होगा।
हम और ये हम नेचर से ले रहे हैं कोई दातुन वगैरह जो है। तो चाय, उसके बाद चाय बड़ी दिक्कत है हमारे लोगों की, क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूं तो डॉक्टर ने काफ़ी बार बोला है कि चाय छोड़ दो। तो चाय मतलब चाय के नुकसान क्या क्या हैं हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए। तो हो सकता है कोई ये वीडियो देख कर छोड़ दे, है ना, अगर उसके नुकसान बता दिए हम। तो चाय की जगह हम और क्या ले सकते हैं? आयुर्वेद में वैसे चाय का कोई उल्लेख आता नहीं है कि चाय पीनी चाहिए उठते ही, ये बात की ट्रेडिशन है, बना हुआ है जी। लिमिट में कोई भी चीज़ लेते हैं वो नुकसान नहीं करती, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा लेते हैं, चाहे वो सुबह उठ के मगर दूध भी ज़्यादा लेते हैं तो वो भी दिक्कत करता है, चाय लेते हैं वो भी दिक्कत करता है। पुराने टाइम में आप सुबह के टाइम मतलब हल्का नाश्ता जैसे रहते थे, पहले के टाइम लोग ये जो भी अनाज वगैरह उसको बॉईल करके खाते थे, जैसे उसको धान, हमारे तो इधर धान भी बोलते हैं, बिल्कुल उसको क्या रहता है उसमें जो दलिया टाइप से, तो वो चीज़ खानी चाहिए सुबह, ठीक है, चाय वगैरह नहीं लेनी चाहिए जी। क्योंकि चाय ना जिमें आप समझ रहे हैं बनाती है चाय, ज़्यादा चाय पियेंगे तो पित्त, वात और पित्त दोनों बढ़ते हैं, तो ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, अपच होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, ये बहुत सी समस्याएं होती हैं ज़्यादा चाय पीने से जी। अच्छा, तो मैम नहाने की बात करें अगर, है ना, लोग बोलते हैं कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म से नहाना चाहिए, और एक साबुन की बड़ी दिक्कत है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि साबुन लगाना चाहिए डेली या नहीं लगाना चाहिए, ये दो चीज़ें हमें क्लियर करें। ठीक है, एक तो आपने साबुन की और ठंडे पानी की जो बात की है, बिल्कुल ठंड, अगर मौसम के अनुसार बताया गया इसमें कि ज़्यादा जैसे जब जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है उस हिस्से में हमें कोसे पानी से ही नहाना चाहिए, तब हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना है। गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से नहाना, ये सीजनल रहता है। और जो आप साबुन का कह रहे हो, हाँ, ज़्यादा साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा साबुन जो होता है ड्राइनेस पैदा करता है, तो उससे कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स जो आजकल देखने में भी आ रही है, एक्जिमा वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं जो साबुन की वजह से ही होती है, हमारी स्किन प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन। तो हमारे पहले लिखा भी हुआ है अपने पुराने जो भी ग्रंथ वगैरह, उसमें उपटन का यूज़ होता था पहले जी, कि अपने जैसे बताया कि उठने के बाद व्यायाम वगैरह किया, फिर उसके बाद अच्छी तेल की मालिश करनी चाहिए पूरे शरीर की, फिर उसके बाद उपटन जो रहता है, उपटन के अंदर नॉर्मल जो बेसन काटा रहता है उसी के अंदर सरसों का तेल मिक्स करके उससे स्किन जो साफ़ करते हैं, उससे स्किन बाद में उस पर एक मॉइस्चर भी बना रहता है, और साबुन से जो नहाते हैं उससे ड्राइनेस रहती है, तो साबुन डेली यूज़ नहीं करनी चाहिए, हाँ वीक में 2-3 बार कर भी सकते हो जी। हाँ जी, लड़कियाँ इस बात पे थोड़ा मेरे ख्याल से ये लड़कियों की तरफ से सवाल होगा, क्योंकि उनको होता है ना कि चेहरा गोरा हो उनका, ये तो उसके बारे में अगर आप अपना चेहरा गोरा करना चाहते हैं, आयुर्वेद में आप क्या दे सकते हैं उनको? देखो, सबका अलग अपना एक चेहरे का टेक्सचर होता है, गोरा या काला वो नहीं होता, ग्लो होना चाहिए फेस पे, चाहे वो सांवला कलर है या किसी का गेहुआ कलर है, जैसा भी कलर है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए एक चीज़ नहीं है, सारी जो पूरी आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताएगी ना वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें बताया गया अभी ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत भी, सुबह टाइम पर उठें, उसके बाद में व्यायाम करें, व्यायाम भी सीजन के अकॉर्डिंग रहता है, तो ये जब सारी चीज़ें, योगा वगैरह, अच्छा खान पान, हेल्दी, बाहर का ऑयली वगैरह बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं फेस पे। एक ही चीज़ सिंगल, वो तो वैसी बात होगी भी बस कुछ भी बता दिया अप्लाई किया, उससे नहीं आता, वो सब कुछ खाने पीने सारी चीज़ें मिला के हमारा जो टेक्सचर बनता है। हाँ, मैं वो बात होगी ना कि कोई डॉक्टर के पास चला गया कि मैंने वज़न कम करना है और मुझे ये बताओ मैं क्या खाऊं। वज़न कम करने के लिए हम खाने की बात कर रहे हैं, तो वज़न पे बात आ गई है, तो वज़न कम करने की भी बता दीजिए हमें, क्योंकि वज़न जो है मेंटेन कैसे रखा जाए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वेट कम करना है तो आयुर्वेद कहता है हमें खाना 2 बार ही खाना चाहिए, यानी कि सुबह और शाम को, बस आजकल जो 3 टाइम खाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। दोपहर का नहीं खाना चाहिए मतलब नहीं, मतलब 10-11 के बीच में खाइए, फिर शाम को 6-7 बजे खाइए। और जिनको वेट कम करना है उन्हें अनाज के अंदर जौ बहुत बढ़िया रहता है, जो लोग जौ या फिर दूसरे मिलेट्स रहते हैं सर्दियों में जैसे बाजरा वगैरह खाते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता उससे, और जौ तो वजन को कम ही करता है जी। बाकी जिनको वेट कम करना है उन्हें दूध भी कम लेना चाहिए। अच्छा, दूध पीने से भी जो है मतलब वजन ज़्यादा बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी सबका वजन बढ़ता है, ये सिर्फ उनके लिए जिनका वजन ज़्यादा है, ज़्यादा हो चुका है। हाँ, जिनका ज़्यादा हो चुका है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में जैसे अभी सर्दियाँ थी तो काफ़ी सारी मैरिज वगैरह में, काफ़ी मैरिज का सीज़न था, तो हम शादियों में जाते हैं तो खाना खाते हैं ऊपर, या फिर मीठा ज़्यादा खा जाते हैं,
और हमें ये नहीं पता होता असल में कि मीठा पहले खाना चाहिए या बाद में, खाना खाने के बाद, जब बाद में मीठा खाने के फ़ायदे क्या हैं? नहीं, आयुर्वेद कहता है कि मिठाई या जो भी मधुर रस प्रधान चीज़ें होती है वो हमें खाने के, जब हम शुरू करते हैं तभी लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद में हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे शरीर का कफ बढ़ता है। और जिन लोगों को आप देखेंगे भी जिन्हें प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सांस की दिक्कत है या कंटिन्यू नज़ला जुकाम बना रहता है, अगर वो खाना खाने के बाद मीठा लेते हैं तो उनकी वो चीज़ तुरंत ट्रिगर होती है, तो उससे वो उन लोगों को ये चीज़ पता चल सकती है। तो खाना हमेशा मतलब जो मीठा है वो पहले ही खाना चाहिए। हमारे गांव में ना, पंजाब में कैसे लोग करते हैं कि पहले खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं। वो हरियाणा में है ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है, खाते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद कहता है मैं आपको वो बता रही हूँ। बाकी तो सब अपनी मन की करते हैं, जो जिसको अच्छा लगता है। हाँ जी, नहीं खाना चाहिए मीठा, मतलब पहले खा लेना चाहिए खाना खाने से। हाँ, मीठी कोई भी चीज़ है। हाँ जी। तो खाना खाने के बाद ना सैर करने को बोला जाता है, उसके जहाँ सुबह की सैर के क्या फ़ायदे हैं, और शाम को खाना खाने के बाद हम जो सैर करने के लिए बोला जाता है उसके क्या फ़ायदे हैं? देखो, सुबह की सैर बहुत अच्छी रहती है, उस टाइम कफ बड़ा रहता है और वो कम भी होता है, सैर करते हैं। लेकिन शाम को जो खाना खाने के बाद की सैर कर रहे हो, वो नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ 100 कदम तक ही हमें चलना चाहिए। उससे ज़्यादा चलते हैं तो फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और भी बहुत सी बीमारियां भी लगती हैं। तो खाना खाने के बाद में हमें कभी भी लंबी वॉक नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ का शिकार हूँ। नहीं, फिर ये नहीं करनी चाहिए खाना खाने के बाद में। शाम को 100 कदम से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। हाँ, बाद में आप 100 कदम से टहलिए, फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हो। जी। जब खाना तुरंत, कई लोग क्या करते हैं, खाना खाए और तुरंत ही काफ़ी लंबा चलते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता, वो गलत है सेहत के लिए। रहता है सेहत के लिए। तो ये मेरे खुद के फायदे के लिए है, नहीं तो मैंने जैसा बताया है ना आपको कि हमारा ये इंटरव्यू सिर्फ सेहत के लिए है, तो मेरे खुद के काफ़ी सारे सवाल खुद के भी थे। तो मैम, एक ना आप पंचकर्मी जो है नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि उसके बारे में मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, तो मैंने सोचा इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, या जो ये लोग क्यों करवाते हैं? देखो, पंचकर्म जो है वो हेल्दी लोग भी करवाते हैं, या जिन्हें बीमारी होती है उन्हें हम डिसाइड करते हैं भी क्या किसमें क्या करते हैं जी। तो पंचकर्म का एक तो होता है जैसे सीजनल पंचकर्मा करवाते हैं। पंचकर्म मतलब शरीर की इसमें शुद्धि होती है, बॉडी की डिटॉक्सीफाई होती है शरीर, बॉडी हमारी। जैसे आमतौर पे हम अपनी गाड़ी को हर 6 महीने में सर्विस कराते हैं, भी इतनी लिमिट होती है, इतनी चलने के बाद उसकी हमें सर्विस करानी है ताकि वो बढ़िया चले। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, इसका भी है कि सीजन के अंदर, इसके अंदर भी दोष कलेक्ट होते हैं, टॉक्सिन्स। आप देख रहे होंगे जो अब ये सीजन है जी, इस सीजन में लोगों को इतना कोल्ड हो रहा है क्योंकि जितना कफ सर्दियों में हमारा इकट्ठा हुआ था संचित, वो सारा भी मतलब निकल रहा है। वो किसी को ये जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए जैसे इस मौसम के अंदर पंचकर्म का ही एक टेक्निक होती है वमन, वो करवाया जाता है। तो वमन करवाते हैं तो उससे हमें मतलब सीजनल बीमारियां नहीं होती। जैसे बसंत में वमन करवाते हैं, शरद ऋतु आती है जब अक्टूबर नवंबर के आसपास, सितंबर उस टाइम शरद ऋतु होती है, उसमें विरेचन यानी शरीर में पित्त बढ़ता है, तो उसके लिए विरेचन होता है जी। और इन चीज़ों से हमारा शरीर मतलब अच्छे से काम करता है, बिल्कुल अलग एक वो रहता है, एक्टिव। हाँ, बिल्कुल एक्टिव रहता है, ये हेल्दी रहता है। सीजनल जो भी हम पंचकर्म करवाते हैं इसमें 5 चीज़ें आती है, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण, और बाकी दूसरी कुछ और टेक्निक होती है। जैसे आप पहले पूछ रहे थे, शिरोधारा होती है, हाँ जी, जिनको टेंशन वगैरह रहती है उसमें ये रिलैक्स उसमें आ जाते हैं। शिरोधारा है, अभ्यंग है यानी कि शरीर की मालिश है, स्टीम है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो टेंशन पे तो काफ़ी हम लंबे जा सकते हैं, लेकिन वैसे तो बात करें, क्योंकि टेंशन आज के समय में ना एक डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बीमारी ही नहीं समझते मेरे ख्याल से। हालांकि जितनी भी इंसान को बीमारियां लगती हैं वो एक टेंशन उनका मेन कारण है, नहीं तो टेंशन दूर करने के लिए अगर आपके पास भी कोई जो पेशेंट है आते हैं, जहाँ को घर में भी उनको उपाय दे सकते हैं आप? जिन लोगों को एंजाइटी या टेंशन रहता है उसमें हम यहाँ पर तो अपने, जैसे मैंने आपको बताया है, वमन वगैरह ये भी करवाते हैं, साथ साथ शिरोधारा है, नस्य है, ये करवाते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। घर पे लोगों को
हम बता सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें जी। मतलब मेन उसी के ऊपर होता है। जिनका जैसे कुछ लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या जो बासी खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या ज़्यादा काम उनका इस तरह का है, उन्हें ज़्यादा जैसे वो टेंशन में रहते हैं, तो उसमें कई चीज़ें आती हैं। मतलब अच्छी चीज़ें हर किसी उससे बिलोंग करता है, अपना हर किसी का अलग, कोई किसी को मानता है, कोई जो उसमें अपनी स्पिरिचुअल वो रहते हैं, उसकी नॉलेज भी रखनी चाहिए। मतलब मन पे काम करना होता है इसमें। जिन लोगों का मन उन चीज़ों से मन हमारा मजबूत बनता है सतो, जिनका मन अच्छा होगा वो डिप्रेशन में नहीं जाते। तो उसके लिए हमें जो भी आध्यात्मिक रिचुअल्स हर अलग अलग रहता है तो उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, या जो भी जिसके भी जो चीज़ें चलती हैं, कोई मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, ये चीज़ें भी हैं। और एक बहुत बढ़िया इसमें रहता है, जितना ज़्यादा हम नेचर के टच में रहते हैं उतना हम डिप्रेशन से दूर रहते हैं। तो जैसे बागवानी कर सकते हैं, या ज़मीन पर नंगे पांव चल सकते हैं, घास के ऊपर चल सकते हैं, जितना पेड़ पौधों के बीच में जितना ज़्यादा समय, या अपने परिवार के अंदर हम जितना समय बिताते हैं, तो ये चीज़ें हमें बचाव करती है टेंशन से। ये घूमने जाना मेरा मेन मकसद रहता है कि घूमने चले जाओ, ये कितना कुछ सही है। नहीं, ये बढ़िया है, ये माइंड के लिए बहुत अच्छा है। और हमारी वैसे ग्रोथ भी बहुत होती है, बाहर की चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत बढ़िया है जी। तो अगर आपके पास कोई थोड़ा, क्योंकि टेंशन सभी को है, मैं सोचता हूँ जितना भी यूथ है या नए नए लड़के लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो मतलब उसका खर्चा वगैरह क्या रहता है नॉर्मली? मैं पंजाब के जो हैं, पंजाब के लोगों के लिए ये बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा के तो आपके पास पंजाब से भी काफ़ी सारे आते होंगे, क्योंकि टच में ही है फतेहाबाद। तो नहीं, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कॉस्ट पंचकर्म तो रहता है कई चीज़ों में कॉस्टली, पर एवरेज जो नॉर्मल कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत नॉर्मल कॉस्ट ही रहती है। हाँ जी। तो आप कुछ और बताना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में? आयुर्वेद का तो यही है कि जो भी हमें आजकल बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका एलोपैथिक में कोई भी इलाज नहीं है। जैसे कि टाइम से पहले आजकल लोगों के जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गई हैं, और भी दिक्कतें जैसे बताया था मैंने पहले भी, नज़ला है, माइग्रेन है, टाइफाइड है, सोरियासिस है, स्किन की काफ़ी बीमारियां, और भी बहुत सी बीमारियां, एक्जिमा है, जिन पे पेशेंट को स्टीरॉयड पे रहना पड़ता है। तो उसका आयुर्वेद में बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है। तो हमें आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हमें बीमारियां ही नहीं होती हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैम आपका भी शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला। तो और देखने वाली जितनी भी ऑडियंस है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मैंने ना डॉक्टर सोनिया जी से इसीलिए टाइम लिया था कि हम खुद के लिए भी और आपके लिए भी जो नॉर्मली जो सवाल थे वो आपके सामने लेकर आए। तो नेक्स्ट टाइम भी हम वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, आगे के एपिसोड भी जो होंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद का ना एक भंडार है मेरे ख्याल से। नहीं, आप जितना भी सुनते जाओगे या सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उतना अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाते जाओगे। तो शुक्रिया मैम फिर से आपका, आपने समय निकाला। धन्यवाद जी। तो आप सभी का भी धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी अपनी सेहत के लिए, सेहत की तंदुरुस्ती के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो फतेहाबाद में इनका हॉस्पिटल है। मैं नीचे आपको इनका इंस्टाग्राम लिंक और संपर्क दे दूँगा, तो आप डॉक्टर सोनिया जी से संपर्क कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।